हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और पिछले 2 व्याख्यानों में हमने जो जाना आज उस विषय को पूरा करेंगे। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने जाना कि अदर्शनम लोपः और प्रत्ययस्य लुक श्लुलुपः। न दिखाई पड़ना, कोई भी वर्ण है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो लोप है। क्या कहेंगे? लोप है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह लोप है, ये बात हुई। पर प्रत्यय का न दिखाई पड़ना कभी कभी लुक कहा जाता है, कभी कभी श्लू कहा जाता है, कभी कभी लुप कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वह लुक भी हो सकता है, श्लू भी हो सकता है और लुप भी हो सकता है, लोप भी हो सकता है। पर अन्य 3 परिस्थितियां में भी हैं प्रत्यय में, और सब में केवल क्या है? बस लोप है। प्रत्यय में लोप, लुक, श्लू, लुप सब हो सकता है। अब इसके बाद प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपा है, बात हो गई थी ना। आगे देखिएगा। अब लोप होता है या लुक श्लू लुप होता है तो क्या विशेष होता है, ये बात हम लोग आज जानेंगे। तो उदाहरण दे रहे हैं, सूत्र आ रहा है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, तात्पर्य क्या है? किसी प्रत्यय का लोप हो गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रत्यय का लोप हो गया। अब आप कहेंगे प्रत्यय का तो लुक होता था, श्लू होता था, लुप होता था। नहीं भाई, लोप भी होता है। ठीक है, तो यदि प्रत्यय का लोप हो गया हो, लुक और श्लू और लुप होता है तो पूरा पूरा प्रत्यय गायब हो जाता है। कभी कभी इत संज्ञा लोप से भी पूरा प्रत्यय गायब होता है। तो प्रत्यय का लोप होने पर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय लक्षण माना जाता है। क्या मतलब? यहां वृत्ति में देखिए क्या लिखे हैं काशिका व्याख्याकार कि प्रत्यय निमित्तम कार्यम असत्यपि प्रत्यये कथन्नु नाम स्यादिति सूत्रमिदम आरभ्यते। प्रत्यय को निमित्त मानकर किया जाने वाला कार्य जो है, जो कोई भी कार्य है जिस कार्य में कारण क्या है, निमित्त क्या है? प्रत्यय। कोई भी ऐसा कार्य हो रहा हो जिस कार्य में कारण यानी निमित्त हो क्या? प्रत्यय। और उस प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य हो रहा है वह कार्य प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी हो सकता है। यही बात है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। प्रत्यय के रहने पर जो काम हो सकता था वही का वही काम प्रत्यय के लोप होने पर भी उस प्रत्यय को वहां मान करके किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। अब यही प्रत्यय निमित्तं कार्यम, प्रत्यय कार्य को निमित्त मानकर जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य असत्यपि प्रत्यये, प्रत्यय असति अपि, प्रत्यय नहीं है फिर भी, प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य हो सकता है वह कार्य प्रत्यय नहीं है फिर भी कथन तु नाम स्यात्। भला कैसे हो पाएगा? जो काम प्रत्यय के कारण होता था वह काम प्रत्यय का लोप हो गया है, प्रत्यय नहीं बचा है, तो कैसे हो पाएगा? ऐसी समस्या उठ रही थी। तभी सूत्रमिदम आरभ्यते, यह सूत्र आरब्ध किया जा रहा है। इस सूत्र का आरंभ किया जा रहा है। क्या है इस सूत्र में? तो यह सूत्र कहता है प्रत्यय लोपे कृते प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। मतलब प्रत्यय के लोप कर दिए जाने के बाद भी प्रत्यय लक्षण यानी प्रत्यय को हेतु मानकर किया जाने वाला कार्य, प्रत्यय को निमित्त मानकर किया जाने वाला कार्य हो जाता है। ठीक, प्रत्यय भले ही लोप हो गया है पर उस प्रत्यय के कारण कोई कार्य होना चाहिए था
तो वह कार्य हो जाता है। ठीक है, चलेगा। उदाहरण देते हैं, अग्निचित, सोमसुत, अधोग इत्यत्र सुप्तिङोर लुप्तयोः इति पद संज्ञा भवति। अधोग, हाँ, यहां 3 उदाहरण दे रहे हैं। एक है अग्निचित, दूसरा है सोमसुत और तीसरा है अधोक। ठीक, पर क्या क्या उदाहरण है? अग्निचित, सोमसुत, अधोक। ठीक है, इन तीनों उदाहरणों पर भी प्रत्यय लोप हो गया है। इन तीनों उदाहरणों में जो प्रत्यय था वह प्रत्यय लुप्त हो गया, वह प्रत्यय नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। फिर भी प्रत्यय लोप हो गया है, फिर भी क्या कह रहे हैं? सुप्तिङन्तम पदम, इस सूत्र से पद संज्ञा हो जाएगी। अब उदाहरण हम विस्तार से समझाते हैं। उदाहरण देखिएगा क्या है, कहां से प्रारंभ हो रहा है। 3 उदाहरण दिया। एक अग्निचित, नारायण नारायण, अग्नि, हाँ, दृष्टम, अग्निचित, सोमसुत। अच्छा, यहां ना बना करके हम इसको यहां बनाते हैं, जैसे, क्योंकि काफी काम है इसमें और कई नियमों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो अग्निचित और सोमसुत। ए भाई, अग्नि है, ए भाई क्या हो रहा है? अग्नि है, उसके बाद ची है और उसके बाद क्विप है। ठीक है, अग्नि, ची, क्विप। यह जो चिप क्विप प्रत्यय लगा है, क्विप है कि एक बार मैं निश्चित कर लेता हूं, मुझे क्विप ही लग रहा है, पर है क्विप ही, क्योंकि पित होने के कारण ही, पित प्रत्यय होने के कारण ही तुक का आगम होगा, अन्यथा की स्थिति में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अग्नौ चेह सूत्र है 3-2-91। ठीक, अग्नौ चेह सूत्र निकाल दीजिएगा, 3-2-91 मिला है। उसके साथ साथ सोमे सुया वहीं कहीं आसपास मिलेगा, हैं? 3-2 कहाँ मिला? हाँ, 3-2-91 पर अग्नौचे है, 3-2-90 पर है सोमे सुया, है ना? अच्छा, वहां 87 पर आपको क्विप भी दिख रहा होगा, ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु क्विप दिख रहा है, ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु क्विप। यानी अग्नौ चेह क्या कहता है? अग्नौ, अग्नि यदि समीप में हो, अग्नि शब्द यदि समीप में हो, अग्नौ में लगा हुआ है सप्तमी, सप्तमी का तात्पर्य क्या होता है? उपपद। इसको मैं थोड़ा सा सूत्र को समझाने के लिए यहां कई प्रसंग आपको बताता हूं। एक है अग्नौ चेह, ठीक, अग्नौ चेह, अग्नौ में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। सप्तमी के लिए आपने एक शायद नियम देखा हो, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, परंतु वो वाला नियम नहीं लगेगा यहां। ठीक, यहां आप 3-1 92 देखिए,
92 है कि 93 है, उसी कहीं होगा। क्या है? 3-1 में कह रहा हूं मैं, 3-2 में नहीं कह रहा हूं। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ठीक है, यही सूत्र है ना, 92 ही है। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तो तत्र का मतलब क्या है? तत्र का मतलब क्या है? देखिए, पूरे व्याकरण में कहीं भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई हो, कोई कार्य कहा जा रहा हो, तो दो तरह का आपको देखना है। मतलब तीन तरह, एक कहीं कहीं विषय सप्तमी होती है, कहीं कहीं निमित्त सप्तमी होती है ना। परंतु कहीं कहीं सप्तमी उपपद सप्तमी होती है। तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम के पहले एक सूत्र देखिएगा, है धातोः। ठीक, तो धातोः है 3-1-91 से 3-4-117 तक जो धातोः का अधिकार है, उस अधिकार में सप्तमी विभक्ति में जो कुछ भी कहा जाएगा उसका अर्थ उपपद लिया जाएगा, है ना। 3-1-91 से लेकर के, ध्यान दीजिए, 3-1-91 से लेकर के 3-4-117 के बीच में सप्तमी विभक्ति जहां लिखी हुई दिखाई पड़े, वहां सप्तमी के साथ साथ हम उपपद जोड़ दें। क्या जोड़ दें? उपपद जोड़ दें। ठीक है, तो ये अग्नौ चेह सूत्र कहां पर है? 3-2-91 है ना। कितने पे है? 3-2-91 पे है ना। तो अब 3-2-91 पर सूत्र जो है वह इसी के बॉर्डर में है, उसमें सप्तमी विभक्ति अग्नौ लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? अग्नौ उपपदे, अग्नौ उपपदे चेह क्विप। अग्नि यदि उपपद में हो, उपपद यानी समीप में स्थित पद, समीप में स्थित शब्द, अग्नि यदि समीप में स्थित शब्द हो तो चेह यानी ची धातु से क्विप प्रत्यय हो जाया करता है, अग्नि चेह का अर्थ है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, तो चलिए अब क्विप प्रत्यय का ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, वैसे अग्नि के साथ और विभक्तियां थी, पर वह विभक्तियां दिखाने की जरूरत नहीं। अग्नि अम ची ऐसा है, क्विप ऐसा होगा, पर अम को गायब ही हो जाएगा सुप्रोधातु प्रातिपदिक से। ठीक, तो अब अग्नि ची क्विप, ये बात हुई। क्विप में से प हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप। क, ये जो क दिखाई पड़ रहे हैं ना, एक मिनट, क इनकी लशक्व तद्धिते से संज्ञा तस्य लोप से लोप। ठीक है, बचा क्या? वी। ई जो है उसकी भी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। बचा क्या? बचा केवल व आधा। एक वर्ण वाला प्रत्यय यदि बचा हुआ हो तो उस एक वर्ण वाले प्रत्यय को कहा जाता है अपृक्त। क्या कहा जाता है? अपृक्त। भविष्य में पढ़ेंगे आप, अपृक्त एकाल प्रत्यय, ऐसा सूत्र पढ़ेंगे। तो एक वर्ण वाला प्रत्यय हो वह अपृक्त कहलाता है। एक छोटा सा सूत्र है, क्या? वेरपृक्तस्य। ये कहता वी प्रत्यय, वी प्रत्यय मतलब क्विन, विच, क्विप, वी वी जिसमें आता हो, ऐसे वी प्रत्यय के अपृक्त का लोप होता है। अब ये वी प्रत्यय उसके अपृक्त का यानी एक वर्ण वाले प्रत्यय का लोप हो गया, कुछ नहीं बचा, अग्निची बचा। प्रत्यय का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? यहां लोप हुआ है, इत संज्ञा होने के कारण लोप हुआ है, लुक नहीं हुआ है, श्लू नहीं हुआ है, लुप भी नहीं हुआ है। क्योंकि आप ई, क और प इन तीन वर्णों की उपदेशे जनुनासिक इत, लशक्व तद्धिते और हलंत्यम से इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोपः से लोप किए थे। और वेरपृक्तस्य सूत्र भी आप देखेंगे तो वह लोप करने वाला ही है। तो यहां क्या है? प्रत्यय का लोप हुआ है। स्पष्ट है? प्रत्यय का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रत्यय का लोप हुआ है। अब इस प्रत्यय को निमित्त मान करके यहां पर कोई कार्य हो सकता होता तो वह कार्य होगा। ठीक,
प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को आश्रित मान करके जो कार्य संभव हैं वो सारे कार्य करने चाहिए। यही तात्पर्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का है। क्या वो खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यानी प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को निमित्त मानकर किया जाने वाला कार्य हो सकता है। अब यहां जो क्विप प्रत्यय था उस प्रत्यय को निमित्त मान करके कोई कार्य हो सकता था यदि, तो वह कर डालेंगे हम लोग। कौन सा कार्य हो सकता था वह कार्य मैं उल्लिखित करता हूं। वह कार्य है ह्रस्वस्य पीति कृति। 7वें अध्याय में कहीं यह सूत्र है, मुझे ऐसा लगता है, खोज लीजिएगा। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, देखे कहा है? 6ठे अध्याय में 6:1:71 पे है, ठीक है। 6:1:71, ठीक है, मिला है। 6.1.71 चलेगा। यह कहता क्या है? ह्रस्व के स्थान पर, ह्रस्व से यानी षष्ठी विभक्ति से कहा गया ना, तो षष्ठी स्थान ही होगा। और अलोन्त्य से अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व हो तो उसके स्थान पर तुक हो जाता है। तुक क्या है? आगम है। अंतिम वर्ण ह्रस्व हो तो उसको तुक होता है कब? यदि उसके बाद कृत प्रत्यय हो जिसमें प की इत संज्ञा हुई हो। कैसा? प की इत संज्ञा वाला कृत प्रत्यय। अब आप बताइए, यहां जो प्रत्यय लगा था अब नहीं बचा है, पिप, उसमें प था कि नहीं? प की इत संज्ञा थी, यानी वह पित था। साथ ही साथ वह धातु के बाद लगने वाले तिप्तजी इत्यादि प्रत्ययों से भिन्न था, यानी कृत भी था। पित भी है कृत भी है, ऐसा प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो ह्रस्व को तुक हो जाता है। अब प्रत्यय तो बचा नहीं है, पर फिर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के आधार पर प्रत्यय का लोप हो गया है, फिर भी उस प्रत्यय को आश्रित मान करके यहां पित और कृत प्रत्यय है ऐसा मान करके यहां हम तुक आगम कर देंगे। ठीक, ह्रस्व को तुक होगा, ह्रस्व है ची, उसको तुक आगम हुआ तो अग्निचितुक। तुक में से क की इत संज्ञा उ की इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से लोप हो जाएगा तो बन जाएगा अग्निचित। ठीक, इसी तरह सोम सुई, ठीक, शब्द था सोम, इधर अग्नि है, अग्नि का चयन करने वाला व्यक्ति अग्निचित है, और सोम का अभिषव करने वाला, सोम रस को निचोड़ने वाला, वह सोमसुत कहा जाता है। सुई धातु है, ह्रस्व सु बचता है। यहां भी ह्रस्वांत है, इसलिए ह्रस्व से पीतिकृति तुक से तुक होगा, उसका ता बचेगा, सोमसुत बनेगा, है ना। यह क्यों? क्योंकि बाद में लगा हुआ है प्रत्यय क्विप, उस प्रत्यय का हो गया है लोप, फिर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मान करके उस प्रत्यय को आश्रित जो कार्य है वह कार्य हमने कर लिया है। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? तो अग्निचित और सोमसुत यह दोनों तो हमने बना लिया। अब आ जाते हैं अधोक उदाहरण में। कौन सा उदाहरण है? तीसरा, अधोक। ठीक, तो अधोक है कि अधुग? कोई दिक्कत नहीं। हम्म,
ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। अट दुह धातु है, धातु कौन सा है? दुह। लकार कौन सा लगा है? लंग। दुह धातु का लंग लकार में क्या रूप बनेगा वही हमें देखना है, प्रथम पुरुष एक वचन में। 1 मिनट, ठीक है। यदि किसी के पास धातु रूप होगा, ठीक, तो यहां क्या है, अधोग बनाते हैं, दुह धातु है, ठीक। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। क्या? अभी बन जाएगा, देखते जाइएगा, ठीक है। अभी दुह धातु है, लंग लकार है, ठीक, इतना आपको पता है। दुह प्रपूरणे धातु है, दुह मतलब पूर्ण करने अर्थ में है। तो लंग लकार लगा, ल बचा, ठीक, ल बचा। यहां हमने तिप्तजी सिप्तस्थम इब्बस्मस इत सूत्र से तिप प्रत्यय किया। ग की इत संज्ञा वाले लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन सभी लकारों में तिप प्रत्यय में से, हाँ ठीक है भाई, ऐसे सरक रहे हो तो सरक ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी लकारों में तिप प्रत्यय में से केवल बचता है त, कोई दिक्कत? प की हलंत्यम से इत संज्ञा, ई का इतस्य से लोप, ठीक, दोनों का लोप हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिएगा, लंग लकार है तो लुंग लंग लिंग छुड़ाता है। इस सूत्र से देखिए, लंग लकार में धातु से पहले आ जुड़ जाया करता है, भू अभवत, पठ अपठत इत्यादि आ जुड़ जाता है, तो अदुह तो हो गया यहां तक, ठीक। यहां आगे शप आएगा, लेकिन अदादि गण का धातु है, इसलिए अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः से शप का लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ठीक। तो शप आया, लुक हो गया, मतलब अब उसको कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक। तो अ दुह त यहां तक है। इसके बाद हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, एक सूत्र है, निकाल लीजिएगा, 6168, ठीक। सूत्र नंबर लिखता हूं मैं, बोल दे रहा हूं सूत्र, बाकी आप सूत्र खोजकर निकाल लीजिएगा। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, मिला है। वहीं ऊपर हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, इस सूत्र के ऊपर कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मिला हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। उसी से 2 सूत्र पहले कहीं आपको लोपह दिखाई पड़ रहा होगा, लोपो व्योर वली, ठीक। तो हलिंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल लोपह, ठीक, लोपह की अनुवृत्ति आ रही है। मतलब क्या है, हलंत शब्द के बाद, गीप और आप प्रत्ययांत शब्द के बाद, यहां गीप और आप से मतलब नहीं है अभी, हलंत शब्द तो ही है। हलंत के बाद सु प्रत्यय का, ती प्रत्यय का, सी प्रत्यय का यदि एक वर्ण बचा हो, अपृक्त बचा हो व्यंजन, तो वह अपृक्त व्यंजन लुप्त हो जाता है, ठीक। अब यहां भी आप कहेंगे प्रत्यय का पूरा पूरा लोप हुआ है कि नहीं हुआ है। टिप में से प की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई थी, तस्य लोपा से लोप हुआ था। ई का सीधे सीधे इतश्च से लोप हुआ, ता का हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल से लोप हुआ, तीनों का लोप ही हुआ है, यानी यहां प्रत्यय लोप है। प्रत्यय लोप है कि नहीं? तो यहां प्रत्यय है, ऐसा उस प्रत्यय के आश्रित जो कार्य और होने हैं
वह कार्य हो जाएंगे जैसे पुगंत लघु पदस्य च से इसको गुण होना। ठीक, ये भी एक कार्य हुआ प्रत्यय को आश्रित मान करके। एक और कार्य होता है, हाँ, होढ़ा। होढ़ा ह के स्थान पर ढ करने लग जाता है, ह के स्थान पर ढ करने लग जाता है यदि झल पर में हो या पदांत हो तो। परंतु होढ़ा का छोटा भाई है एक दादेर धातोर घ। दादेर धातोर घ धातु हो, उसका पहला वर्ण द हो तो उसके अंत में, समझिएगा, धातु हो उसका पहला वर्ण द हो, उसके अंतिम वर्ण के रूप में ह आ रहा हो तो उस ह के स्थान पर घ हो जाता है। ठीक, तो ये भी बात हो गई। अब ये दोह कितने हैं, इसमें कितने स्वर वर्ण है दोह में? एक ही है ना, अट आगम को नहीं गिनिएगा, अभी दोह में एक के स्वर वर्ण है ना। तो आप एक सूत्र पढ़ेंगे, एकाचो बशो भस झसंतस्य ध्वोः, है ना, एकाचो बशो भस, नहीं वो लगेगा क्या, एक मिनट, ठीक है, सुधोह और कुछ अनुवृत्ति आ रही है, अच्छा पदांते भी होती है ना। तो एकाच हो तो उसके बस के स्थान पर भस हो जाता है। अब आप कहेंगे बस क्या है, तो बस है ब ग ड द, ये बस है, बग ड द, बस। हलंत सारो चारों रख लीजिएगा, इसके स्थान पर हो जाता है भस, यानी भ घ ढ ध, बग ड द के स्थान पर भग ढ ध हो जाता है यदि एकाच हो, पदांत हो तो बस के स्थान पर भस हो गया, द के स्थान पर हो गया ध, अधोघ। अधोघ हुआ, हुआ ना। अब यहां प्रत्यय लोप हो गया है, लेकिन उस प्रत्यय के लोप को भी प्रत्यय है ऐसा मानेंगे, तो यहां तिंग प्रत्यय है ऐसा मानेंगे, और तभी यह सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। यदि इसको प्रत्यय लोप पर प्रत्यय लक्षण ना मानते तो यह तिंगंत ना हो पाता, और सुप्तिंगंतम पदम से इसको हम पद ना मान पाते, और पद ना मान पाते तो एक और समस्या आती, वा झलाम जसोनते, पद के अंत में आने वाले झल के स्थान पर वर्ग के किसी भी वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ये ना हो पाता। साथ ही साथ वावसाने से इस ग के स्थान पर क भी नहीं हो पाता, अधोक। तो अधोग अधोक यह दोनों जो बना, यह दोनों पद संज्ञा होने के कारण बना, और पद संज्ञा तभी हो पाएगी जब सुबंत हो या तिंगंत हो। यह सुबंत ना है ना तो तिंगंत है, क्योंकि यहां तिंग प्रत्यय था वो उसका लोप हो गया है। तो कहेंगे नहीं, लोप हो गया है फिर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप हो गया है फिर भी प्रत्यय को आश्रित मानकर जो कार्य हो सकता था वह कार्य होगा। ठीक, लोप होने पर ही ये बात है। ठीक है, तो अब वही बात आगे बता रहे हैं, यहां अब आ जाते हैं फिर से ग्रंथ में, देखिएगा। ये तो बात हो गई अग्निचित सोमसुत, ये दोनों हो गया था ना, अधोग भी था। अधोग इत्यत्र सुप्तिंगोर लुप्तयो हो, अधोग इस उदाहरण में सुप और तिंग ये दोनों लुप्त हो गए हैं, है ना। इन तीनों उदाहरणों में इन दोनों में सुपलिंग हुए हैं, इसमें तिंग लुप्त हुए हैं, हुआ है, फिर भी सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है। अधोग कैसे बना वो भी बता दिया, अहो अधोग इति दुहेर लंगी, दो धातु का लंग लकार लगाए, तिप प्रत्यय किया, शप का लुक हो गया अधिप्रभृतिभ्य शपा से, फिर ती का लोप हो गया, पूरे ती का लोप हो जाएगा, पहले ई का लोप होगा इतश्च, फिर ता का लोप हो गया, फिर घत्व किया गया दादेर धातुर घ, फिर भस भाव किया गया, एकाचो बशो भस झसंतस्य ध्वोः, द के स्थान पर धा किया गया, फिर जस्त किया गया, दुघ घ हो गया था उसको ग किया गया, और चर्त किया गया क, है ना। इतना सारा कार्य करने पर ही रूप बनता अधोग अधोग, ये दो रूप बनता है। अब जी
बिल्कुल अंतर बताएंगे अभी। अभी अंतर बताएंगे स्थानिवदादेशो नल विधो और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। बात एक जैसी है कुछ कुछ, पर अभी आगे उस प्रत्यय को यहां किम करो शिवो, तो आदेश जो है वह स्थानीवत होता है। आदेश जो है वह स्थानीय के समान होता है, ये बात हमने पढ़ी है। परंतु यहां कुछ अलग बात है। यहां प्रत्यय का लोप होने पर भी जो प्रत्यय का लोप हुआ है वह लोप अपने प्रत्यय के समान माना जाएगा। तो यहां भी कहेंगे आदेश स्थानीय के समान माना जाएगा, नहीं, यहां प्रत्यय लक्षण माना जाएगा, वह प्रत्यय है ऐसा माना जाएगा। है एक जैसा ही फल मिल रहा है, परंतु यहां प्रत्यय लक्षणम की आगे अनुवृत्ति जाएगी न लुमतांगस्य में। ठीक, पहले प्रत्यय शब्द का प्रयोजन देख लेते हैं सूत्र में, है ना, फिर आगे बताएंगे। सूत्र खत्म होगा फिर न लुमतांगस्य भी आएगा, तो पूरा विषय हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर हम पूरा ब्रीफ बता देंगे। तभी देख लीजिए। हाँ, प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्यय ग्रहणं किम। तो प्रत्यय एक वर्तमान है। कैसे पता चला वर्तमान है? इससे पहले कौन सा सूत्र था? प्रत्ययस्य लुक्सुलुपः, उसमें प्रत्ययस्य कहा गया है। फिर से दोबारा प्रत्यय कहने की क्या जरूरत पड़ी, है ना? प्रत्ययस्य लुक्सुलुपः, खाली इतने कह देते लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय दोबारा ना कहते, या लोपे तल लक्षणम, इतने खाली कह देते तो क्या हो जाता? तो कृत्स्न प्रत्यय लोपे यथा स्यात्, प्रत्यय का लोप होने पर फिर से प्रत्यय ग्रहण इसलिए किया गया कि जहां पूरे के पूरे प्रत्यय का लोप हुआ है वहीं पर कार्य होगा। जहां थोड़ा सा प्रत्यय के हिस्से का लोप हो गया है वहां नहीं, पूरे प्रत्यय का लोप हुआ है वहीं यह काम समझना चाहिए। ठीक है, कृत्स्न प्रत्यय लोपे यथा स्यात्, पूरे प्रत्यय लोप होने पर ही होगा। और जहां आधा अधूरा प्रत्यय का लोप हुआ है, जहां आधा अधूरा प्रत्यय का लोप हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, प्रत्यय कुछ कुछ हिस्से का लोप हुआ है, वहां यह कार्य नहीं होगा, यानी प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। जहां प्रत्यय के कुछ अंश का लोप हुआ है वहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आघ्नीय, संगम, संगमीय, संगमीय है कि संगमीय है, हानिगम्यो, अच्छा हानिगम्यो, लिंगात्मने पदे लिंगस्सलोपोऽनन्त्यस्य इति सीयुत्सकारलोपः प्रत्ययैकदोषलोपः तत्र प्रत्यय लक्षणेन झलो झलीत्यनुनासिक लोपो न भवति। हाँ, झलीत्यनुनासिक लोपो न भवति प्रत्यय लक्षणमिति किम रायः कुलम रई कुलम। ठीक है, बताते हैं। यहाँ आघ्नीय संगमीय ये उदाहरण दे रहे हैं। ताडिश्यामी हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था, यहाँ देखिएगा, आग्नेय और संगमीय ये लिंग लकार का रूप है, विधि लिंग लकार। आत्मने पद में उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक, तो आंग उपसर्ग है, एक मिनट यहां लिखते हैं, न प्राप्स्यसि,
आंग उपसर्ग है, हन धातु है। आंग उपसर्ग है, हन धातु है। अब आप कहेंगे हन धातु तो परस्मैी पद में ही होता है, हंति हतः घ्नन्ति इत्यादि रूप बनते हैं, है ना। हन धातु केवल परस्मैी पद में होता, हंति हतः घ्नन्ति। हाँ। तो आंगो यमहनः एक सूत्र है। क्या सूत्र है? आंगो यमहनः, पहले अध्याय के तीसरे पाद में मिल जाएगा। वह कहता आंग उपसर्ग के बाद यम धातु हो अथवा आंग उपसर्ग के बाद हन धातु हो तो उसका आत्मनेय पद में ही प्रयोग होता है। ठीक। आयते यम धातु का आयच्छते उदाहरण दिया है, हन धातु का आहते उदाहरण दिया है। आहते, आहते, आहाते, हाँ आहते ही बनेगा। तो यहां देखिएगा, तो आंग उपसर्ग हन धातु है, इसका हम लिंग लकार में ले गए हैं। लिंग लकार में, आशीर लिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय लगेगा इट, उसके जगह पे हो जाएगा अ, इटोत सूत्र से। और लिंगः सीयुट, इस सूत्र से आएगा सीयुट आगम, जिसका बचेगा केवल सीय। ठीक। अब हन की प्रक्रिया करके है बहुत सारा विषय, इसमें संक्षेप में बताते चलते हैं क्योंकि पचेगा नहीं फिर, और आएंगे ये सारे विषय बार बार आएंगे। हो हंते रणिन्येषु, और हा को कुत्त होकर हा को घ होगा, है ना। ह के स्थान पर कुत्त हो जाएगा, ह के जगह पे हो जाएगा घ, तो आंग का बचेगा केवल आ, हन को हो जाएगा घन, हंति हतः घ्नन्ति बन जाता ना, घ्नन्ति वही वाला। तो ह को हो गया घन और घ हुआ। अब यहां पर लिंगः सलोपोन अंत्यस्य, इस सूत्र से स का केवल लोप हुआ है, सीयुट के बचा हुआ है ई। ठीक, ई बचा है। यहां प्रत्यय का लोप हुआ है, प्रत्यय का लोप हुआ है क्या? नहीं, प्रत्यय के एक हिस्से का लोप हुआ है। सीयुट पूरे का लोप नहीं हुआ है, ना तो इट का लोप हुआ है। यहां प्रत्यय के एक हिस्से का केवल लोप हुआ है ना। हन धातु था, हन को पहले होगा हन, उपधा का लोप होकर फिर घना भी बन जाएगा। तो अब समस्या यह आती है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली गंगिति। एक सूत्र है, झलादि कित गित प्रत्यय परे रहने पर अनुनासिक का लोप होने लगता, हन के न का लोप होने लगता। ठीक, हन के न का लोप होने लगता कब? यदि यहां प्रत्यय के हिस्से का स का लोप हुआ है, उस लोप को हम प्रत्यय लक्षण मान लेते तो। यहां जो स का लोप हुआ है उसको हम स मान लेते तो क्या हो जाता? प्रत्यय के हिस्से के लोप को प्रत्यय के हिस्से के समान मान लेते, तो फिर यहां पहला वर्ण झल मिल जाता, और पहला वर्ण झल मिल जाता तो हन के ना का लोप हो जाता, तो आघनीय यह रूप न बन पाता। ठीक, चलेगा। इसी तरह अब ई और अ ऐसे ही रहने देते हैं, उपसर्ग लगाते हैं सम, एक मिनट, सम पूरा लिखते हैं, और धातु है गम। गम लगतौ धातु जानते ही हैं आप, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति वाला। अब आप कहेंगे गम धातु भी परस्मैी पद में होता, आत्मनेय पद कैसे हो गया? तो वही तीसरे अध्याय के, पहले अध्याय के तीसरे पाद में आपको सूत्र मिलेगा, समो गमृच्छिभ्याम, ऐसा कहीं कहीं मिलता है पुराने व्याकरण के सूत्रों में, अन्यथा समो गमृच्छि प्रच्छित स्वरत्यर्ति श्रुवृद्धिभ्यः। सम उपसर्ग से युक्त गम धातु, ऋक्ष धातु, प्रच्छ धातु, फिर स्वरति धातु, स्वर, री, श्रु, विद, इतने धातु सम उपसर्ग से लगे हुए हों तो वो परस्मैी पद में न होकर के आत्मनेय पद में चले जाते हैं।
इसीलिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है, लेकिन सम उपसर्ग लगा है तो संगच्छते संगच्छेते संगच्छन्ते आत्मनेपद में जाएगा। तो ये सम उपसर्ग लगा होने के कारण समोगम वृक्षि प्रच्छित स्वरत्यर्थी श्रुविधिभ्या, इससे आत्मनेपद हो गया। और आत्मनेपद में वही ई और अप्रत्यय है ही। यहां भी स का लोप हुआ है, उसको हम प्रत्यय लक्षण मान लेते तो म का लोप होने लग जाता, अनुनासिक लोप होने लग जाता। केवल यहां उपधा लोप हुआ है, संगमीय बन जाएगा इस तरह से। ठीक, क्या? हाँ, संवदध्वम, वह वध धातु के लिए कुछ दूसरा नियम है। नहीं नहीं, वध धातु की बात कर रहे हैं, वध नहीं। ठीक, वध तो वध के लिए वहां नहीं है, उस सूत्र में समो गमी ऋषि प्रक्षि स्वरति अर्ति श्रु विधि। वध धातु के लिए अपाद वदह के बाद कौन से सूत्र है वहीं उसी क्रम में मिलेगा। अपाद नहीं, अपाद वदह के बाद देखिए, अपाद वदह के बाद मिलेगा सूत्र, मुझे ऐसा लगता है। सम उपसर्ग लगा है क्या उसमें? वहां अपाद वदह के बाद आप देखिएगा, वध धातु को आत्मनेपद करने वाला पूरा प्रसंग वही है। संगच्छध्वम संवदध्वम आप पूछ रहे हैं। और वैसे भी जो है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी नहीं, बाद में। तो अपाद वदह जो सूत्र है ना, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो अबाद गिरा प्रतिज्ञाने, अपाद वजह तो परस्मय पद वाला है ना। हम्म, अपाद वदह के बाद वही समुदांभ्यों का पदच्छेद तो नहीं कर दिए हैं। कटंकारयते अणिजस्य, ठीक है, नहीं है यहाँ, वहां नहीं है। वहां ऐसा किया जा सकता है संवदध्वम में, वैदिक प्रक्रिया है ना, वेद में सर्वे विधेय छंदसी वैकल्पिका है, वेद में सभी विधि वैकल्पिक होती हैं, है ना। तो अब यह देखिए, बता दीजिए, आग्नेय असंगमीय हो गया, हनिगम्यो हो लिंगात्मने पदे। हन धातु गम धातु के लिंग लकार में आत्मने पद में लिंगा सलोपन अंत्य से, इस सूत्र से सीयूट के स का लोप हो गया है ना। सीयूट का स का लोप होकर ई बचा है। तो प्रत्यय के एक देश का लोप हुआ है, प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है। तत्र प्रत्यय लक्षण है, यहाँ प्रत्यय के एक देश का लोप, स का लोप हुआ है। यदि हम प्रत्यय लक्षण मानते यहाँ पर, तो नश्चा पदांत नहीं, क्या है, अनुदात तो ये झली क्या है, एक मिनट सूत्र निकालिए, 6 4 37 सूत्र निकालिए, क्या हुआ। ये वही टुकड़ा ले जाके दिखा दो, उसी कलर का है, नीचे गिरा है देखो, नीचे गिरा है देखो, ये गिरा है, उठा के ले जाओ। इनाम अनुनासिक लोपो झली किंगिति, ठीक है, वही है ना। अनुदातोपदेश वर्णोति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगिति, ये जो मैं सूत्र बोला था वही है। तो झल परे रहने पर, झल परे रहने पर, स परे रहता तो झल परे रहता, स झल में आता है ना। तो झल परे रहने पर अनुनासिक का लोप हो जाता, जो कि नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे प्रत्यय का लोप हुआ होता तो ही प्रत्यय लक्षण माना जाता, अधूरे प्रत्यय का लोप होने पर नहीं। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्यय लक्षणम किम, अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं इस सूत्र में, प्रत्यय लक्षणम किम। भाई प्रत्यय लोपे खाली कहते, है ना, प्रत्यय लक्षण क्यों कहा?
तो उदाहरण दे रहे हैं, रायः कुलम रई कुलम, गवे हितम गोहितम, आयव आय अव आदेशो न भवतः। ठीक है, चलिए। प्रत्यय लक्षणम का तात्पर्य क्या है? प्रत्यय को आश्रित होकर जो कार्य किया जाना था वह कार्य होगा। ठीक, कब? देखिए, रायः जो है वह रई शब्द है, मूल रूप से शब्द क्या है? रई। उसके बाद प्रत्यय लगा है षष्ठी विभक्ति एक वचन का अस, गस रहता है, उसका अस बचता है। और उसके बाद है कुलम। यहां गस प्रत्यय का समास होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो गया। ठीक हुआ। अब प्रत्यय का लोप होने पर उस प्रत्यय को आश्रित मान करके जो कार्य होना था वह कार्य होगा। प्रत्यय को आश्रित मानकर जो कार्य होना था वह होगा। वर्ण को आश्रित मान करके जो कार्य होना था वो नहीं होगा। ठीक, जैसे यहां इस प्रत्यय को अगर यहां प्रत्यय मानते, प्रत्यय के कारण कोई काम होना होता तो हो जाता, पर यहां इस अस में रहने वाले अवर्ण के कारण आय आदेश हो रहा था, वह वर्ण को मान करके कोई कार्य हो रहा था, वह कार्य नहीं होगा, रई कुलम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? प्रत्यय लक्षणम में दोबारा प्रत्यय इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्यय को कारण मान करके जो कार्य हो रहा था वह कार्य होगा, पर प्रत्यय में निहित कुछ और को कारण मान के कुछ कार्य हो रहा होता तो वह कार्य नहीं होगा। तो यहाँ प्रत्यय को न कारण नहीं माना जा रहा था, प्रत्यय में निहित एक वर्ण अ को कारण माना जा रहा था। वहां अ प्रत्यय का होता, चाहे आदेश का होता, चाहे किसी दूसरे शब्द का होता तो भी काम हो जाता। वह कार्य प्रत्यय की अपेक्षा नहीं थी। प्रत्यय की अपेक्षा रखने वाला जो कार्य था होता यदि, तो वो हो जाता। ठीक है, यही बात यहां गो शब्द है, गो शब्द के बाद गे प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा? गे, चतुर्थी एक वचन का। गे में से बचता है ए और हितम है, हित शब्द है। यहां भी सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हुआ, गे प्रत्यय का लोप हुआ। अब गे प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई कार्य होना होता तो हो जाता, पर गे प्रत्यय को निमित्त नहीं माना जा रहा। ए वर्ण को निमित्त मान करके एचो यवायावः से अब आदेश हो रहा था, वो नहीं होगा। ठीक, हाँ, धनस्य कुलम और गोहितम गोहितम बन जाएगा। ठीक है, तो गोहित बन गया। यहां आय अव आदेशो न भवतो वर्णाश्रयत्वात्। आय और अव आदेश ये दोनों आदेश नहीं हुए क्योंकि ये दोनों आदेश वर्ण पर आश्रित हैं, प्रत्यय पर आश्रित नहीं है। स्पष्ट है? तो कहीं भी किसी भी कारणवश यदि प्रत्यय का पूरे प्रत्यय का लोप हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां स्थानिवदादेशो नल विधौ से अंतर यही है कि यहां पूरे के पूरे प्रत्यय का लोप हुआ हो तभी यह काम होगा। एक ये अंतर हो गया। ठीक, और यहां स्थानिवदादेशो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहां आदेश स्थानी के समान नहीं है। यहां प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य होना चाहिए वह काम होगा, ये बात कह रहे हैं। और केवल प्रत्यय को ही निमित्त मान करके काम हो रहा हो तो होगा। आदेश अगर वहां स्थानी ए था, उसके स्थान पर आदेश लोप हुआ है, तो लोप को ए के समान स्थानिवद आदेशों से मान सकते थे, परंतु नहीं, प्रत्यय का लोप हुआ है तो प्रत्यय को आश्रित मान करके जो कार्य होना चाहिए था वह कार्य होगा। इससे कहने से यह पता चल रहा है कि प्रत्यय में निहित वर्णों के आधार पर जो कार्य होना था वह कार्य नहीं होगा। ये इतना अंतर है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, जो लोप की बात हो गई, अदर्शनन लोप हमने समझा, और लोप होने पर क्या कार्य होता वह हम जान गए
ये अधोक अधोक बनाया है, परंतु जहां लोप नहीं हुआ है, लुक हुआ है, स्लू हुआ है, लू हुआ है, लुप हुआ है, तो क्या होगा? वहां खाली संक्षिप्त कर देते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे। देखिए, लुक, स्लू, लुप, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वह है लू, है ना। इन तीनों को हम ऐसे शॉर्टकट में कह सकते हैं लू वाले, लू वाले कह सकते हैं ना। जिनमें लू है वो लू वाला है ना, जिसमें पुस्तक है वो पुस्तक वाला। भाई पुस्तक वाला बैग, जिस बैग में पुस्तक है वो पुस्तक वाला बैग है, तो जिसमें लू है वह लू वाला बैग, लू वाला है ना। लू वाला प्रत्यय का आदर्शन। लोप तो लू वाला नहीं था, वो लो वाला था, लू नहीं लो। ठीक, तो जहां लुमान है, लुमान, लुमान मतलब लू वाला। ये लुमता ऐसा मत समझिएगा कि लुमता चुमटा इत्यादि कुछ है ना। तो ये लू मतुप, लू के बाद मतुप लगा है तो लुमत बना रहा है, लुमत। ठीक, जैसे बुद्धि मतुप लगकर बुद्धिमत बनता है, वैसे लू मतुप लगकर लुमत बना है। उसका तृतीय एक वचन में लुमता है। ठीक, लुमता अंगस्य, यदि लू वाला हुआ है, समझिएगा, यानी लुक हुआ है, स्लू हुआ है, लुप हुआ है, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं। ठीक है, समझिएगा। लोप का तात्पर्य क्या होता है? अदर्शन, गायब होना। परंतु प्रत्यय का लोप हुआ है तो उस प्रत्यय को आश्रित मान करके कार्य किया जा सकता है, परंतु लोप होने पर ही लू वाला कुछ हुआ है तो वह कार्य नहीं होगा। यही इतना संक्षिप्त में अर्थ है। इसको विस्तार से उदाहरणों के साथ हम लोग कल समझेंगे। लुक हुआ है, स्लू हुआ है, लुप हुआ है, तो लोप पर जैसा कार्य हो रहा था वैसा कार्य नहीं होगा। ठीक, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। उस प्रत्यय को आश्रित मान करके कोई कार्य हो रहा था वह कार्य नहीं होगा। स्पष्ट है? तो अब आगे हम लोग आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमो नमः।